विस्कोसिटी बात करने वाले हैं पहले, नहीं विस्कोसिटी पर पहले बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। विस्कोसिटी लगभग एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। हम लोग पहले किसकी बात करने जा रहे हैं? विस्कोसिटी। हम लोग जो पहले बात करने जा रहे हैं वो विस्कोसिटी की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। नीचे अगर कोई आदमी दिखेगा तो उसको तो विस्कोसिटी एक मोटा मोटी वैसे थ्योरेटिकल टॉपिक है और कर लेते हैं पहले उसी को। विस्कोसिटी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है और पहले हम लोग विस्कोसिटी होता क्या है ये आप जान ही रहे हैं। लिक्विड के दो सरफेस जब एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड द विस्कोसिटी, दैट इज कॉल्ड क्या? चलो एक बार हम लोग समझना स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ी थ्योरी है लेकिन लिख दूंगा ताकि आप इसे बना लें और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। इसका ध्यान दोगे जरा। जैसे हमने किसी सरफेस पर किसी सरफेस पे ये हमने फ्लूइड ले लिया है, ठीक है। अच्छा यहां पर वेलोसिटी यहां पे क्या होगी बोलो? 0। और यहां पे लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी? जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो थोड़ी घटती जाएगी कि नहीं जा रही है? अरे डिक्रीज होती जाएगी ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड का जो ऊपर वाला लेयर है, यदि मैं लिक्विड का लेयर बनाऊं कि ये लिक्विड का एक लेयर है और ये वाला यदि v वेलोसिटी से जा रहा है तो इससे थोड़ा नीचे वाला जो लेयर है वो एक्चुअली v माइनस dv वेलोसिटी से जाएगा। ये बात सही है। लिक्विड का यदि ऊपर वाला लेवल v वेलोसिटी से जा रहा है तो लिक्विड का जो नीचे वाला लेवल है वो लगभग किस वेलोसिटी से जाएगा? v माइनस dv वेलोसिटी से जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? और ये डिस्टेंस जो है वो हम लोग क्या मान लेते हैं? dx। और ये डिस्टेंस हम लोग क्या मान लेते हैं? dx मान लेते हैं, ठीक है। तो बताओ वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है यहां पे? वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है यहां पे? व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? माइनस dv बाई dx। व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट हेयर? वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो कितना है? माइनस का dv अपॉन, हाँ मतलब वेलोसिटी घट रही है लेंथ के साथ तो कितनी घटी है? dx। जब हम डेप्थ में गए हैं तो वेलोसिटी dv से डिक्रीज हो गई है। कितने से डिक्रीज हो गई है? तो ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? माइनस का dv अपॉन dx। क्लियर है क्या बात? ठीक। अच्छा जो विस्कस फोर्स लगता है, देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि दो लेयर आपस में फिसलना चाहते हैं। भाई ऊपर वाले लेयर की जो वेलोसिटी v है और नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी v माइनस का dv। ऊपर वाले की वेलोसिटी v है और नीचे वाले की वेलोसिटी, ठीक है, ऊपर वाले की वेलोसिटी v है और नीचे वाले की जो वेलोसिटी है वो v माइनस dv है। तो ऊपर वाला जो है वो फिसलेगा, इस पे ऊपर वाला निकलेगा। तो दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या है उसकी डेफिनेशन जरूर मैं वहां पे एक बार लिख दूंगा। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच इट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड ड्यू टू विच, थ्योरी का एक दो लाइन है लेकिन यहां पे अपन लिख देते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड due to which it oppose the
relative velocity between its layers, it opposes the relative velocity between its layers. The property of a fluid due to which it opposes the relative velocity between its layers, इसके layers के बीच में relative velocity को oppose करता है, is called viscosity. एक फ्रिक्शनल फोर्स है दो लेयर के बीच में, एक तरह का क्या है ये, एक फ्रिक्शनल फोर्स है किसके बीच में, लिक्विड के दो लेयर्स के बीच में एक तरीके का ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है ना। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू एरिया और प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। कहता है जो विस्कस फोर्स है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल, जो विस्कस फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल, और किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, F इज इक्वल टू माइनस का नीटा ए dv बाय dx, माइनस का नीटा ए dv बाय, F इज इक्वल टू माइनस नीटा ए dv बाय dx. Here neta is a constant called coefficient of viscosity. Here neta is a constant called coefficient of viscosity, called coefficient of viscosity, called coefficient of viscosity. Here neta is a constant called क्या, coefficient of viscosity. क्लियर है बात, ठीक है। तो नीटा का यूनिट क्या हो जाएगा बताओ यहां पे, F अपॉन ए dv बाई dx ना, माइनस तो जो है वो है, यूनिट क्या हो जाएगी बताओ पहले, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ग्रेडियंट मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर. What do you mean by velocity gradient? Change in velocity upon change in distance. तो change in velocity क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, और change in distance क्या हो गया, मीटर. तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर. तो MKS यूनिट इसकी हो जाती है न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर. ये कहलाता है पॉइजली. क्या कहलाता है ये, दिस इज कॉल्ड पॉइजली. पॉइजली क्या कहलाता है ये जो है इसको हम लोग पॉइजली कहते हैं. एक पॉइजली जो है 10 पॉइज के बराबर होता है. पॉइज क्या है, पॉइज क्या है, सीजीएस यूनिट. अच्छा, इसकी ये एमकेएस यूनिट है, ये इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगा, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी बताओ. सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट इसकी होगी डाइन, और नीचे एरिया क्या हो जाएगा बोलो, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड बाय, यस सेंटीमीटर. तो ये यूनिट क्या हो जाएगी बोलो इसकी, डाइन सेकेंड बाय, हाँ, और इसको कहते हैं पॉइज. इसको क्या कहते हैं, पॉइज कहते हैं. तो एमकेएस यूनिट जो है विस्कोसिटी की उसको पॉइजली कह देते हैं, और सीजीएस यूनिट जो है विस्कोसिटी की उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉइज कह देते हैं. और जो सीजीएस यूनिट है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉइज कह देते हैं. कोई दिक्कत, नो दिक्कत. हम लोग आगे बढ़ते हैं इन चीजों पर. अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या होगी बताओ, इसकी डायमेंशन क्या होगा. हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बोलो,
इसकी डायमेंशन किसके बारे में बात करेंगे? हाँ, डायमेंशन क्या हो जाएगी बोलो विस्कोसिटी की? नीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डीवी बाई डी एक्स। और एफ अपॉन ए तो फोर्स का क्या होगा बोलो? एम एल टी माइनस टू। एरिया क्या होगा? एल स्क्वायर एल टी इनवर्स बाय एल। और एरिया क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, और वेलोसिटी का एल टी इनवर्स और लेंथ का एल। तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल इनवर्स टी माइनस वन। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी? एम एल माइनस वन। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी की हम लोग बात कर सकते हैं एक बार, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी, किस किस फैक्टर अफेक्टिंग विस्कोसिटी, कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा? यदि मैं बात करूं तो टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज। क्यों? क्योंकि गैस के कॉलिजन बार बार होंगे नहीं। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो उनमें कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा। समझ रहे हो बात? कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा मतलब रुकेगा। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि एज टेम्परेचर इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज, बट एज टेम्परेचर इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करती है, लेकिन गैस की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज करती है। तो अपन यहां पे ये बात कह सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीज viscosity, as temperature increase viscosity of gas increases, as temperature increase viscosity of gas increases। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो विस्कोसिटी है वो क्या होता है? एज टेम्परेचर इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ गैस, और एज टेम्परेचर डिक्रीज, as temperature increase viscosity of liquid decreases। लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो घटती है। टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ जो लिक्विड है उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है? घटती है, बिकॉज द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। ठीक है, अब विस्कोसिटी घटती है। कोई दिक्कत है यहां तक? नो दिक्कत। चलो, इंक्रीज इन प्रेशर के साथ लिक्विड की जो डेंसिटी है विस्कोसिटी इंक्रीज करती है, जबकि गैस की जो विस्कोसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है। गैस की जो विस्कोसिटी है वो क्या है? हाँ, ठीक है। तो विस्कोसिटी ऑफ गैस इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, उतना नहीं जानना चाहिए लेकिन हमें थोड़ा बहुत तो लिखेंगे। विस्कोसिटी ऑफ गैस इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, क्योंकि सीआरएमएस स्पीड भी प्रेशर से इंडिपेंडेंट ही है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है सीआरएमएस स्पीड भी गैस का। विस्कोसिटी ऑफ गैस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड नहीं, लिक्विड की जो विस्कोसिटी है इंक्रीज विथ प्रेशर, इंक्रीज विथ, हाँ, इंक्रीज विथ प्रेशर इंक्रीज। लेकिन पानी को हटा करके, एक्सेप्ट वाटर, किसको हटा करके? हाँ, पानी को हटा करके यदि तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो ठीक है। सॉल्वेंट और नॉन सॉल्वेंट का एक यहां पर होना चाहिए था।
फिर भी एक जगह मेरी कॉपी में कहीं लिखा हुआ था कि सॉल्वेंट इंप्योरिटी जो होती है, सॉल्वेंट इंप्योरिटी अब एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मेरी एक कॉपी में मैंने लिखाया है, समझ रहे हो बात। एक कॉपी में मैंने लिखवाया हुआ था। कॉपी में एक लाइन लिखा हुआ था पिछले नोट्स में, ठीक है, उसमें मैंने शायद लिखवाया है कि सॉल्वेंट, अच्छा सरफेस टेंशन पे इफेक्ट पे लिखवाया होगा, विस्कोसिटी के इफेक्ट में नहीं लिखा है। वो कहां लिखा है? जो सॉल्वेंट लिक्विड में घुल जाते हैं वो सरफेस टेंशन को बढ़ाते हैं, और जो घुल नहीं पाते हैं वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं। जैसे केरोसिन या कुछ और, ये घुलते नहीं है, ऊपर की लेयर बनाते हैं, डिक्रीज करते हैं, ये क्या करते हैं, और जो घुल जाते हैं वो सरफेस टेंशन को इंक्रीज करते हैं। लेकिन वो बात हमने कहां पे कर रखी है? विस्कोसिटी में वो बात नहीं कर रखी है मैंने। विस्कोसिटी में ये दो बातें हमारे लिए काफी ज्यादा हो जाती हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर का ऑलमोस्ट एक इफेक्ट क्या पड़ता है। नहीं समझे बात? इतनी बात काफी हो जाती है, रहने दो, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहां से। स्टोक्स फॉर्मूला पर मैं पहले चला जाता हूं। किस पे चला जाता हूं? स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ एंड ठीक है, तो हम लोग चले जाते हैं स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी पर। अगला जो हमारा पॉइंट है हमारा यहां पर, यह है स्टोक्स फॉर्मूला। किस? स्टोक्स लॉ, स्टोक्स फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं स्टोक्स लॉ समझा रहा हूं, बहुत चीजें नहीं हैं इस चैप्टर में, दो तीन ही फॉर्मूले हैं, उनमें एक फॉर्मूला ये भी है। कौन? स्टोक्स लॉ, ठीक है ना। स्टोक्स लॉ क्या कहता है पहले मैं समझा देता हूं, फिर मैं ऊपर हल्का फल्का लिख दूंगा। क्लियर है बात? स्टोक्स लॉ क्या कहता है, जरा ध्यान देना कि ये सिचुएशन है, कह रहा है कि एक मीडियम में जब कोई बॉडी गिरती है, आर रेडियस की कोई जो बॉडी है, आर रेडियस की कोई बॉडी जब मीडियम में गिरती है और किसी समय पे जब उसकी वेलोसिटी v होती है, विस्कस मीडियम में गिरती है, तो उस पर एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। क्या लगता है? एक विस्कस मीडियम में जब कोई बॉडी फॉल कर रही होती है तो उस पर एक ड्रैग फोर्स, रेसिस्टिव फोर्स लगता है जो अपोजिट टू द वेलोसिटी लगता है। ये किस किस पर डिपेंड करता है? स्टोक्स कहता है कि दिस विस्कस फोर्स डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। किस किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, तो मैं यहां पे बता रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी एंड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। क्लियर है बात? ये किसने बताया? हाँ, स्टोक्स एस्टैब्लिश दैट, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, विस्कस फोर्स डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ बॉडी, मतलब साइज, स्पीड ऑफ बॉडी, जो फॉलिंग बॉडी है उसकी स्पीड। कहता है स्टोक्स एस्टैब्लिश दैट विस्कस फोर्स डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी। किस किस पर डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ बॉडी पर, स्पीड ऑफ बॉडी पर एंड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। एंड किस पर डिपेंड करता है भाई? एंड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड करता है। तो डायमेंशन एनालिसिस से इसका फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं। जब पता चल ही गया स्टोक्स को, क्या पता चल गया स्टोक्स को? कि जो विस्कस फोर्स है, स्टोक्स को क्या पता चला कि जो विस्कस फोर्स है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है? रेडियस पर, स्पीड पर और विस्कोसिटी पर।
तो जब पता चल गया तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी और विस्कोसिटी किस किस पर डिपेंड करता है? फोर्स। अरे फोर्स डिपेंड करता है किस किस पर? तो मैं डायमेंशन एनालिसिस से फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं। किससे? तुम्हें पता है कि यदि पता चल जाए कि कौन किस किस पर डिपेंड करता है तो तुम कैसे निकालोगे? ये मान लोगे कि रेडियस की पावर ए पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी की पावर बी पर डिपेंड करता है और की पावर सी पर डिपेंड करता है, यही ना? तो बोलो क्या हो जाएगा यहां पर? वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा के, रेडियस ए, वेलोसिटी बी, नीटा की पावर सी। अच्छा, डायमेंशन एनालिसिस से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? डायमेंशन एनालिसिस आता है ना? कैसे निकलेगा ये वाला बोलो? हाँ, और के का पता नहीं, रेडियस का, वेलोसिटी का और नीटा का, ml इनवर्स ml। सर ऑफर फ्लूइड के साथ यूनिट एंड डायमेंशन भी नहीं, ऑफर नहीं चल रहा भाई। स्टॉक ने भी जब ये ड्राइव किया तो यूज डायमेंशन एनालिसिस। क्या यूज किया? तो हम भी यूज करेंगे, क्या दिक्कत? नहीं, स्टॉक को ये पता चला कि विस्कस फोर्स जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है। विस्कस फोर्स डिपेंड करता है रेडियस पर, वेलोसिटी पर और विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पर, राइट ना? तो बोलो क्या हो जाएगा ये? m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, m की पावर c, l की पावर a प्लस b, t की पावर -b माइनस c, l की पावर a, रुक जाओ, l की पावर a प्लस b माइनस c। नहीं, कंपेयर द पावर ऑफ mlt, कंपेयर द पावर ऑफ mlt। किस किस के पावर को कंपेयर करना है? तो c हो जाएगा 1 और a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा 1 और माइनस बी माइनस सी हो जाएगा -2। c हो जाएगा 1, a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा 1 और माइनस बी माइनस सी किसके बराबर हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये हो गया यहां पे कितना? c इक्वल टू 1 तो चलो हमने ले ही लिया इधर। अब b प्लस सी इज इक्वल टू 2 तो b इक्वल टू 1 भी हो ही गया यहां, और a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 तो a भी 1 हो ही गया। तो पुट द वैल्यू, तो f क्या हो जाएगा बोलो? k r टू दी पावर 1, v टू दी पावर 1, अनीटा टू दी पावर 1, 1 1 1 ना? तो बोलो ये क्या हो जाएगा बोलो यहां पर? हाँ, f बराबर हो गया 6 पाई नीटा आरवी। के डायमेंशन एनालिसिस से पता नहीं चलता, तुम्हें पता ही है। अरे डायमेंशन एनालिसिस से के जो है वो पता नहीं चलता है। के की वैल्यू हमें लिखनी पड़ती है फ्रॉम प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल से के की वैल्यू 6 पाई है, तो 6 पाई नीटा आरवी। तो ये बात पता चल गया कि इन ए विस्कस मीडियम, व्हेन बॉडी इज फॉलिंग, तो उस पर एक ड्रैग फोर्स लगता है अपोजिंग द मोशन। उस पर एक कितना? F is equal to 6 pi neta RV. If a body is falling in viscous medium, then there is a drag force opposing the medium. If a body is falling in viscous medium, if a body is falling in large viscous medium, छोटे मोटे में क्या पता चलेगा? नहीं समझे? अरे छोटे मोटे में तो पता ही नहीं चलेगा, लार्ज में मतलब अपना इफेक्ट दिखाएगा। मान लो इतना सा फ्लूइड है तो उसमें क्या इफेक्ट दिखाएगा, राइट ना? लेकिन लगता है। इफ ए बॉडी इज फॉलिंग इन विस्कस मीडियम, देन ए ड्रैग फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी अपोजिंग द वेलोसिटी, acting on body opposing the velocity, then a drag force acting on body, then a drag force acting on body opposing the velocity, acting on body opposing the, कितना लगता है ये विस्कस फोर्स? 6 पाई नीटा आरवी। कोई दिक्कत क्या?
अब हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ चलते हैं। क्या चलते हैं हम लोग? अब हम लोग किधर चलते हैं बोलो? टर्मिनल वेलोसिटी। समझ रहे हो क्या बात? कोई दिक्कत? अब हम लोग किसकी बात करेंगे? तो देखें टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। इफ ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r dropped in a viscous fluid, then first it accelerated, then its acceleration becomes 0 and velocity becomes constant. Its velocity is called terminal velocity. ठीक है, ये तो देखने की बात है। टर्मिनल वेलोसिटी पर हम लोग बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान देंगे जरा टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। इफ ए बॉडी इज फॉलिंग, आज के बाद आपका एक ही टॉपिक बचेगा, सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी। विस्कोसिटी तो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या स्टार्ट कर लेंगे? सरफेस टेंशन स्टार्ट कर लेंगे और इलास्टिसिटी। बस यही है, तुम्हारा रनिंग में कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो 4 लेक्चर, 2 दिन और लगेगा। कितने दिन? ऑलमोस्ट 2 दिन लगेगा। 2 दिन में आप ये मान के चलें कि ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, 2 क्लास यदि चला तो उम्मीद करेंगे कि 2 दिन में ये समझ गए। एक बार ध्यान दो भाई, क्या बता रहे थे? इफ ए स्फेरिकल बॉडी इफ ए स्फेरिकल बॉडी, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इफ ए स्फेरिकल बॉडी इज फॉलिंग इन ए विस्कस, इफ ए स्फेरिकल बॉडी is falling in a viscous medium, a spherical body is falling in a viscous medium। यदि spherical body जो है is falling in a viscous medium, किस में गिरेगा? हाँ, spherical body falling in a viscous medium, then यदि spherical body falling in a viscous medium, then it first accelerate, ये पहले क्या होगा बोलो? इस फर्स्ट एक्सेलरेट, पहले ये क्या होगा? पहले ही एक्सेलरेट होगा। देन इट्स वेलोसिटी, देन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स 0, देन इट्स एक्सेलरेशन एज वेलोस। भाई देखो, जब ये एक्सेलरेट होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, अब वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, और थोड़ी देर बाद ये इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स 0 and velocity becomes constant, and velocity becomes constant. This constant velocity is called terminal velocity. This constant velocity is called terminal velocity. इस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं? हाँ, दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कह देते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कह देते हैं। क्लियर है बात? तो दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। क्यों? देखो जरा, मान लो कि एक विस्कस फ्लूइड में, मान लो ये सिचुएशन है, ये एक विस्कस फ्लूइड है और विस्कस फ्लूइड में कोई बॉडी गिरती है। ठीक, अच्छा, यदि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट मानी गई है, नहीं बता रहे हैं वे, मान लो एक विस्कस फ्लूइड में एक बॉल गिर रहा है। ठीक, तो
अभी शुरू में कौन काम करेगा नीचे, mg नीचे बाउंसी ऊपर, और mg नीचे बाउंसी। यदि सॉलिड के कंपैरिजन में बाउंसी कम हो या सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटी कम हो तो वो बाउंसी भी काम करेगा, नहीं करेगा, और नहीं तो करेगा। अच्छा मैं मान लेता हूं mg नीचे और बाउंसी कहां काम करेगा, तो अभी mg ज्यादा है, अरे बॉडी पूरा डूब गया और नीचे गिर रही है, तो कब गिरेगी भाई, जब बाउंसी कम होगा तभी गिरेगा। ये तो बेसिक बात है कि जब उसका वेट ज्यादा होगा तो भी तो बॉडी नीचे गिरेगी ना, तो बॉडी का वेट ज्यादा है, ये बात तो क्लियर है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स इन दिस सिचुएशन, T बराबर 0 पर नेट फोर्स है mg माइनस का बाउंसी, T बराबर 0 पर। लेकिन यदि ये विस्कस फोर्स है तो थोड़ी देर बाद ये एक्सेलरेट होगा, भाई इसका ये g ज्यादा है, mg ज्यादा है, तो थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो है वो एक्सेलरेट होगा, थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, और इस पर एक क्या काम करने लगेगा बोलो, वेलोसिटी। भाई जैसे जैसे एक्सेलरेट होगा तो विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा, कौन बढ़ता जाएगा, और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में क्या हो जाएगा बताओ, इन इक्विलिब्रियम तभी तक वेलोसिटी बढ़ेगी जब तक mg इक्वल है बाउंसी प्लस विस्कस के। नहीं, जिस समय mg को इक्वेट कर दिया बाउंसी प्लस विस्कस ने, जिस समय mg को इक्वेट कर दिया किसने, बाउंसी प्लस, हां जिस समय mg को इक्वेट कर दिया बाउंसी प्लस किसने, विस्कस ने, तो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाउंसी प्लस विस्कस फोर्स। क्लियर है ना। अच्छा शुरू में एक्सेलरेशन क्यों है पता है ना, क्योंकि शुरू में ये वेलोसिटी नहीं है, जब गिरा तो mg की वजह से वेलोसिटी बढ़ा, और जब mg की वजह से वेलोसिटी बढ़ा तो विस्कस फोर्स बढ़ा, तो एक सिचुएशन ऐसी आ ही जाएगी जब mg इक्वेट हो जाएगा किससे, बाउंसी प्लस विस्कस से। समझ रहे हो बात, और उस समय ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अब ये एक्सेलरेट नहीं होगा, अब ये इक्विलिब्रियम है। उस समय जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। समझ रहे हो बात, तो उस समय बोलो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू और रो सॉलिड जी, 4/3 पाई आर क्यू रो लिक्विड जी, अब प्लस का हो जाएगा 6 पाई नीटा आरवी, और प्लस का क्या हो जाएगा, अरे प्लस का क्या हो जाएगा, ये बात समझे हो ना। लेकिन ये जिस जगह पर जाकर बैलेंस होगा वो कहलाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहलाएगी, तो मैंने VT लगा दिया, क्या लगा दिया, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, उसके बाद वेलोसिटी, अरे शुरू में थोड़ी देर वेलोसिटी बढ़ेगी। तुम जहाज को डूबते हुए देखे हो ना, समुद्र में जहाज को डूबते हुए तुम टीवी वीवी में देखे होगे, आराम से डूबता है, पहले तो थोड़ा तेज डूबता है और थोड़ी देर के बाद एकदम आराम से जाते हुए दिखता है, नहीं दिखता है जी। अरे शुरू में जब डूबा तो एक्सेलरेट होके डूबता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। रेन ड्रॉप जो इतनी ऊंचाई से गिरता है, अब यदि ग्रेविटी में लगातार एक्सेलरेट होते हुए गिरे तब तो इतनी वेलोसिटी होगी कि सर फाड़ देगा वो। अरे इतनी ऊंचाई से गिर रहा है और यदि ग्रेविटी में गिरे तो एक्सेलरेशन तो जी मिल रहा है उसको लगातार, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। लेकिन थोड़ी देर बाद जो ड्रॉप्स है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है ड्यू टू द विस्कस ऑफ एयर, ड्यू टू द, हाँ पैराशूट से इतने हवाई जहाज से आदमी कूद जाता है जी, हवाई जहाज से आदमी कूद जाता है, यदि ग्रेविटी में गिरे तब तो हो गया। फिर थोड़ी दूर के बाद ही वो क्या हो जाता है, एयर ड्रैग, पैराशूट खोलता है, एयर ड्रैग इफेक्टिव हो जाता है। अब आदमी का एरिया कम है, एयर ड्रैग उतना इफेक्टिव नहीं होगा, जब वो बड़े एयर को काटेगा तो एयर ड्रैग तो इफेक्टिव होगा ही ना। तो एयर ड्रैग जब इफेक्टिव हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, क्या हो जाती है, हाँ तो रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ एयर। कोई भी जहाज यदि समुद्र में डूब रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। पैराशूट इतनी ऊंचाई से कूद जाता है, थोड़ी देर बाद उसकी भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है ड्यू टू द विस्कोसिटी, अरे ड्यू टू द, तो कोई भी ड्रॉप यदि विस्कस मीडियम में गिरेगा तो थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, और mg को इक्वेट कर देगा कौन, बाउंसी प्लस विस्कस। अरे बाउंसी प्लस विस्कस जो है ना वो इक्वेट कर देगा। कोई दिक्कत है क्या, तो बोलो क्या सिचुएशन हो जाएगी यहां पे, 4/3 पाई आर क्यू
रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। 4/3 पाई आर क्यू रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/9 आर क्यू रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड इंटू जी अपॉन नीटा आर इज इक्वल टू वी टी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बोलो? टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 आर स्क्वायर रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड इंटू जी अपॉन नीटा। अरे अपॉन ये वेलोसिटी हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कोई दिक्कत क्या? अरे समझ रहे हो ना बात? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत क्या? ठीक, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ जाएं। ठीक, अब ध्यान दो जरा एक बार। यहां पे छोटी मोटी बातें कह सकते हैं अपन कि यदि रो सॉलिड रो लिक्विड से ज्यादा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। रो सॉलिड रो लिक्विड से ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड करेगा। नीचे की तरफ बॉडी क्या अटेंड करेगा? हाँ, और यदि रो सॉलिड रो लिक्विड से छोटा हुआ तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव होगी। इसका मतलब जो बॉडी है वो ऊपर चढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे एयर बबल यदि लिक्विड में बनता है तो ऊपर उठता है। एयर बबल यदि लिक्विड में बनता है तो किधर उठता है? क्यों उठता है ऊपर? क्योंकि एयर बबल की डेंसिटी जो है वो लिक्विड से कम है। भाई एयर बबल जो बबल बना है, जो स्फीयर है, उसकी डेंसिटी कम है। तो यदि सॉलिड की डेंसिटी कम रहेगी लिक्विड से तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव होगी ना। इसीलिए तो एयर बबल जो है वो पानी में कहां उठता है? ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है ना? चलो मैं यहां पे लिख देता हूं टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? 2/9 आर स्क्वायर रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड, तो कोई जरूरी नहीं कि सॉलिड ही डूबे, अपॉन नीटा और क्या है? जी ऊपर ही है। ठीक है ना? तो यहां पे मैं क्या बातें कर सकता हूं? पहली बात कि इफ रो सॉलिड ग्रेटर देन रो लिक्विड, डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देन टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? इट मींस स्फेरिकल बॉडी, इट मींस क्या हुआ? स्फेरिकल बॉडी मूव डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव डाउनवर्ड विथ आफ्टर सम टाइम, यही ना? अच्छा, और यदि स्फीयर की डेंसिटी, यदि स्फीयर की डेंसिटी लिक्विड से क्या होगी? अरे स्फीयर की डेंसिटी जो है वो लिक्विड से छोटी होगी, स्फीयर की डेंसिटी। तो अब क्या सिचुएशन होगा बोलो? टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बोलो? नेगेटिव हो जाएगी। अब क्या होगा बोलो? स्फेरिकल बॉडी मूव अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी as air bubble move upward in liquid। यदि लिक्विड में एयर बबल बन जाता है तो कहां उठता है भाई? ऊपर की तरफ उठता है। कोई दिक्कत क्या? अरे बोलो। तीसरी बात, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। देखो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी कैसे होता है? वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, फ्रीली फॉलिंग बॉडी में वेरिएशन कैसा चलता है? वेरिएशन फ्रीली फॉलिंग बॉडी में किस तरह का चलता है? इस तरह का चलता है। शुरू में वेलोसिटी बढ़ती है लेकिन थोड़ी देर बाद जो वेलोसिटी है वो क्या अटेंड हो जाती है? अरे t बराबर 0 पर वेलोसिटी बढ़ती है लेकिन थोड़ी देर बाद ही गिरते हुए बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। कोई दिक्कत क्या? अरे बोलो। नो दिक्कत। और इसी का है ना, रेन ड्रॉप्स वेलोसिटी आर कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम इन एयर।
अरे रेन ड्रॉप्स की जो वेलोसिटी है, रेन ड्रॉप्स वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स, किसकी वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, नहीं, हाँ, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, नहीं, इन एयर, नहीं क्या? शिप जो डूबता हुआ जहाज जो है उसकी वेलोसिटी ओशियन में थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है? वेलोसिटी ऑफ एन शिप बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, नहीं? अरे बोलो, उसकी वजह भी कौन है? वजह तो यही है, विस्कोसिटी। कोई दिक्कत क्या? नो दिक्कत। तो यही सब बनता है। दो तीन चीजें यहां पर और है, वो हम लोग करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे डायरेक्ट। फिर इसके क्या करेंगे? फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे सभी पॉइंट्स पर, और न्यूमेरिकल्स कर करके हम लोग इसको क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे। ठीक है ना? लिख लियो पूरा। चलो मैं बता रहा हूं, फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू सिलिंड्रिकल पाइप। फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू सिलिंड्रिकल पाइप क्या है वो हम लोग बात करते हैं। ठीक है? फ्लो या वेलोसिटी की बात करेगा अभी। ठीक है, वेलोसिटी बता देंगे, क्या दिक्कत। फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू सिलिंड्रिकल पाइप देखते हैं। फ्लो ऑफ लिक्विड फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू क्या? ठीक है, ध्यान देना जरा। फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू सिलिंड्रिकल पाइप, तुम्हें पता ही है कि एक सिलिंड्रिकल पाइप में जब होगा फ्लो लिक्विड तो बीच वाले सेंटर पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ऊपर टच करेंगे वेलोसिटी क्या होगी? अरे बीच वाले में वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे नीचे टच करेंगे वेलोसिटी। तो यदि हम वेलोसिटी का यदि मैं ऐसे देखना चाहूंगा तो ये इस तरीके से वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी? और एक सिलिंड्रिकल पाइप में वेलोसिटी ऐसे ही तो होगी ना, सेंटर पर वेलोसिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बोलो। हाँ, और ये हमने कहा कि ये आर रेडियस का सिलिंड्रिकल पाइप है। किस रेडियस का है? आर रेडियस का सिलिंड्रिकल पाइप है। वेलोसिटी ऐसी होती है। तो मैं कहता हूं स्पीड जो होती है वो होती है P1 माइनस P2 अपॉन 4 नीटाइल। स्पीड जो होता है वो होता है P1 माइनस P2 अपॉन 4 नीटाइल। प्रेशर डिफरेंस बाय 4 नीटाइल, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अरे आर स्क्वायर माइनस स्पीड ऑफ liquid at a distance r from the axis. Speed of liquid at a distance r from axis, at a distance r from axis। बात समझना भाई। देखो ये है एक्सिस, ये है एक्सिस। भाई एक्सिस कौन है? अरे एक्सिस ये है। तो इससे r डिस्टेंस पर यहां पे जो वेलोसिटी होगी ना वो क्या होगी? ये वेलोसिटी P1 माइनस P2 क्या है? ये P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 है प्रेशर डिफरेंस इन पाइप। P1 माइनस P2 क्या है यहां पे? हाँ, प्रेशर डिफरेंस इन पाइप। पाइप में प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2। नीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नीटा क्या है? बोलो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एल क्या है? बोलो। लेंथ ऑफ पाइप। आर क्या है? बोलो। रेडियस ऑफ पाइप। स्मॉल आर क्या है? बोलो। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। अरे डिस्टेंस फ्रॉम, तो एक्सिस पर तो आर बराबर 0 हो जाएगा ना। अरे जब बिल्कुल यहां पर निकालनी होगी वेलोसिटी तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा ऐसे में। और जब ऊपर वाले पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना होगा तब क्या होगा? तो आर बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर।
तो ऐसे में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, अरे एट कॉन्टेक्ट पॉइंट एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो, एट अपर पॉइंट विच इज टचिंग r बराबर r हो जाएगा ना जी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहां, और इस पॉइंट पर क्या होगा, सेंटर पर एट दिस पॉइंट r बराबर 0 हो जाएगा ना जी। तो यहां वेलोसिटी अपनी मैक्स रखेगा कि नहीं रखेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर फ्लो करता है लिक्विड, और यहां पर बोलो क्या हो जाएगा, r², यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, r² हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या, अरे बोलो। तो अलोंग द वॉल जो है वो ये हो जाएगा, और अलोंग द एक्सिस ये हो जाएगा। इसको हम लोग अलोंग द वॉल बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यदि हमको बोलना ही होगा तो हम इसे अलोंग द वॉल बोल सकते हैं, और यदि इसे बोलना ही होगा तो हम इसे अलोंग द, तो एक पाइप में कैसे लिक्विड फ्लो होता है ये बात समझ गए ना, अरे बोलो। और हम लोग लास्ट फॉर्मूले की तरफ चल रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। और हम लोग चल रहे हैं पॉइजली इक्वेशन की तरफ, किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉइजली लॉ, किसकी तरफ जा रहे हैं बोलो, हाँ पॉइजली लॉ की तरफ जा रहे हैं। कोई दिक्कत क्या, अरे बोलो, नो दिक्कत। पॉइजली कहता है कि द स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस, रेडियस की पावर 4, विस्कोसिटी दिस करें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, अरे रेट ऑफ, चलो करें क्या, पॉइजली इक्वेशन, किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, पॉइजली इक्वेशन, पॉइजली या पॉइजली लॉ, लास्ट टॉपिक है इसका, क्लियर है बात। तो हम लोग जो बात करेंगे अब किसकी बात करेंगे बोलो, पॉइजली लॉ। हमें नाम से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, नाम तो ये अजीब अजीब रख लेते हैं भाई, लेकिन हमको उससे कोई ज्यादा लेना देना, UILLE, तो UI और LLE लगा लो भाई, नाम में क्या है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे, पॉइजली। अब जो भी हो, पॉइजली लॉ क्या कहता है जरा समझना, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा है कि अभी अब मैं चैट नहीं देख पा रहा हूं भाई, तो ज्यादा इसमें दे बता पाना कुछ मुश्किल है मेरे लिए, कि यदि कोई बच्चा कुछ पूछेगा तो, है ना। अब 6:15 बाद वाले में चैट देख पाऊंगा, अब तो इसमें है भी नहीं कोई बहुत ज्यादा क्या, और बाद वाले में हम लोग चैट देख पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक से रो, नहीं दिक्कत है, दिक्कत हो ही नहीं सकती, इसमें कुछ है, 3 फॉर्मूला है, स्टॉक फॉर्मूला, एक तो खुद का फॉर्मूला है, 2 प्लेट जब लिक्विड के फिसलते हैं तो क्या विस्कस फोर्स लगता है, और एक स्टॉक लॉ है, नहीं सिलिंड्रिकल पाइप में फ्लो कैसे होता है, एक वो है, एक पॉइजली लॉ है, क्या है, हाँ एक बार जरा ध्यान देना पॉइजली लॉ पर। देखो यदि किसी पाइप से स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है कोई लिक्विड, लेट सपोज इफ लिक्विड इज फ्लोइंग स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन का मतलब समझते हो ना, स्ट्रीम लाइन का मतलब भंवर नहीं बन रहा है, नहीं टर्बुलेंट फ्लो नहीं है। पाइप में जब स्पीड ज्यादा हो जाती है तो जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है, पाइप में जब फ्लो ज्यादा हो जाती है तो फ्लो कैसा हो जाता है, तो इफ ए लिक्विड इज फ्लोइंग, चाहे वो विस्कस हो चाहे कैसा भी लिक्विड हो, if a liquid is flowing in a streamline in a cylindrical pipe, then rate of volume flow, then if a liquid is flowing, liquid कैसा भी हो, और streamline का मतलब क्या होता है, if a liquid is flowing in a streamline through cylindrical pipe, through cylindrical pipe, if a liquid is flowing in a streamline, or if a liquid is flowing in a streamline through cylindrical pipe, if a liquid is flowing in a streamline through cylindrical pipe, then rate of volume flow,
देन रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो डीवी बाई डी टी ना, तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या होता है बोलो? हम क्यू कह दें क्या इसको? रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को क्या कह दें अभी, या वी कह दूं रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को? रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं यहां? तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या हो जाएगा भाई? रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो जो होता है डीवी बाई डी टी ही कहना चाहिए मुझे, या क्यू, चलो हालांकि ये है क्या चीज? रेट ऑफ, हाँ, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर डिफरेंस के। किसके? अरे प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस, और रेडियस की पावर 4 और नीटा और एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो जो होता है वो क्या होता है बोलो? डेल्टा पी, प्रेशर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल नहीं। प्रेशर डिफरेंस जितनी ज्यादा होगी इन दोनों पाइप के दोनों एंड के बीच में, उतना ज्यादा तेजी से लिक्विड फ्लो करेगा। रेडियस जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा तेजी से लिक्विड फ्लो करेगा। फेंक रहे हो ना सब? फेंक दो। अच्छा, तो प्रेशर डिफरेंस जितनी ज्यादा होगी, प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से लिक्विड फ्लो करेगा। रेडियस जितनी ज्यादा होगी उतनी तेजी से लिक्विड फ्लो करेगा। वॉल्यूम उतनी ज्यादा होगी फ्लो की नहीं, नीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या हो जाएगा बोलो यहां पर? रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो हो जाएगा पाई बाई 8। अरे क्या हो जाएगा? पी आर 4 अपॉन नीटा एल। अरे पाई बाय क्या हो जाता है? पाई बाय 8। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या हो जाता है? इसको हम लोग लिक्विड करंट भी कह सकते हैं ना, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को। अच्छा, इसको मैं कह सकता हूं ना डेल्टा पी अपॉन 8 नीटा एल अपॉन पाई आर 4, हम लोग कह सकते हैं क्या? अरे डेल्टा पी अपॉन 8 नीटा एल अपॉन पाई आर 4 हम कह सकते हैं क्या? और ये क्या है? अरे ये क्या है? रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। ये क्या है? कंपेयर करो, करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और लिक्विड फ्लो होता है एक पाइप में। हाँ ठीक है ना, करंट से कंपेयर करना है इसको। इसको किससे कंपेयर करना है? कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक करंट से। कंपेयर करना है इसको इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वायर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वायर फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से पैदा होता है बोलो? हां, कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वायर फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस वाइल क्या? यस, वाटर करंट, लिक्विड करंट बोल दूं इसको? अरे लिक्विड करंट बोल दूं क्या? रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को हम लोग क्या कह देते हैं? हां, फ्लो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ये हो गया V1 V2। ये क्या हो गया? और समझ रहे हो ना बात? तो करंट क्या होता है बोलो? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस ना। अब पाइप में लिक्विड क्यों फ्लो होता है जी? पाइप में लिक्विड क्यों फ्लो होता है बोलो? तो हीट, उसका करंट क्या हो जाएगा? डीवी बाई डी टी। क्या हो जाएगा बोलो? ये वॉल्यूम फ्लो किसकी वजह से? P1 माइनस P2 अपॉन 8 नीटा एल बाय पाई आर 4। एक बार देख लेना। अरे 8 नीटा एल अपॉन पाई आर 4 ना, तो ये बनेगा ना रेसिस्टेंस। तो पाइप का रेसिस्टेंस क्या होता है बोलो? रेसिस्टेंस ऑफ पाइप। पाइप का रेसिस्टेंस किसके बराबर है? पाइप का रेसिस्टेंस किसके बराबर है? 8 नीटा एल अपॉन, बेसिक बात है,
अरे इधर किसकी वजह से करंट, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट, और इधर प्रेशर डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है। क्लियर है ना बात? तो क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन क्लियर है क्या? अरे बोलो। ठीक है, तो रेसिस्टेंस ऑफ पाइप क्या हो जाएगा, 8 मीटर एल अपॉन पाई आर 4, 8 मीटर एल अपॉन, कहीं दिक्कत क्या? अरे बोलो। तो पाइप का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा। तो हम लोग क्या देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप। कंडक्शन में भी तो लगभग ऐसा ही कुछ हुआ था। कंडक्शन में हीट करंट था और वो किसकी वजह से फ्लो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। कंडक्शन में हीट करंट फ्लो हुआ था और किसकी वजह से हुआ था, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। और ऐसे ही कंपेयर करके हमने रेसिस्टेंस निकाला था, थर्मल रेसिस्टेंस निकाला था ना। और यहां भी वही है, अब लिक्विड फ्लो करेगा, क्या फ्लो करेगा, तो पाइप में लिक्विड का फ्लो का वजह कौन है, तो प्रेशर डिफरेंस। और पाइप का रेसिस्टेंस कितना होता है, 8 मीटर एल अपॉन, बेसिक बात है, कोई दिक्कत। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप पे हम लोग चले जाते हैं, लेकिन हमें कुछ एग्जांपल कराना है। क्या कराना है? वैसे जो क्वेश्चन मंगवाया था वो नहीं आया है, क्योंकि दूसरा एक बुक पढ़ा था, मतलब पतला सा, वो लेना था, नहीं समझे था ना, एक पतला सा बुक जिसमें इसी के क्वेश्चन है। किसके? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक तो आज खत्म हो ही जाना है इसको, इसमें तो आज कोई संदेह तो है नहीं हम लोगों को कुछ। और नेक्स्ट में हम लोग कहाँ चले जाने वाले हैं, सरफेस टेंशन की तरफ जाने वाले हैं। किसकी तरफ जाने वाले हैं? ठीक है ना, चलो। लेकिन क्वेश्चन चाहिए था हमको, किससे चाहिए था क्वेश्चन? वही जो नीचे है ना भाई, समझ रहे हो बात? तो अब क्या करें, कर तो कुछ भी नहीं सकते हैं इस कंट्री में। अब वो अगले सेशन मतलब में आएगा तो उस समय उसके न्यूमेरिकल कराएंगे। किसके? विस्कोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल जो है उसमें आएगा अभी ब्रेक में, तो ब्रेक में करवाएंगे भाई। क्लियर है ना? अभी तब तक मैं कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप सिखा देता हूं। क्या सिखा देता हूं? सिखा दें। वैसे सीखने लायक उसमें होता क्या है भाई, रेसिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2, और क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। अरे रेसिस्टेंस में क्या सेम रहेगा बताओ? तो बेसिक बात है ना, इसमें हम सीख के भी क्या करेंगे, बोलो। नहीं जी, सीखने वाला ऐसा कुछ है नहीं ना उसमें। रेसिस्टेंस हो जाएगा सीरीज में क्या, R1 प्लस R2, और सीरीज में क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। तो ज्यादा दिमाग लगा के करना भी क्या है, बोलो। लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों के लिए आज लिख ही देता हूं 2-3 लाइन, क्योंकि मुझे लिखना ही है, राइट है। सीरीज कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप। जरा ध्यान देना भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप। हम लोग किसकी बात करेंगे बोलो? हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप की बात करेंगे, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप में क्या होगा, जरा देखना एक बार। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप, ये 2 पाइप है। एक्चुअली इसको बताने का उतना मेरा कोई मूड नहीं था। मान लो यहाँ P1 P2 है और बीच में प्रेशर तुमसे पूछ ले, तो तुम बता नहीं दोगे आज? अरे बता दोगे ना जी। क्या होगा, पहले का रेजिस्टेंस क्या होगा बोलो, 8 मीटर एल बाई पाई R4, और R1 है तो R1 कर लो। और यदि दोनों का रेडियस सेम है तो रेडियस सेम कर लो, और यदि R1 R2 है तो R1 R2 कर लो। और दूसरे का रेसिस्टेंस क्या होगा बोलो, 8 मीटर एल अपॉन पाई R। लेकिन रेसिस्टेंस दिखने में अभी बराबर है, और अभी दिखने में रेसिस्टेंस क्या है, बराबर नहीं होता तो भी यही काम होता कि नहीं होता? अरे मान लो ये नहीं होता ऐसे, मान लो कि ऐसे होता। कैसा होता, ये अलग अलग रेसिस्टेंस रहता। मान लो ये ऐसे रहता एक, और दूसरा एक ऐसे रहता, तो भी क्या हम लोग घबरा जाते? अरे बोलो, ऐसा भी तो हो सकता था यहाँ पे। तो एक का रेसिस्टेंस ये होगा और एक का ये होगा।
अच्छा करंट सेम होगा तो पहले में करंट क्या है, यदि यहां प्रेशर P है तो पहले में करंट क्या है, P1 माइनस P अपॉन R1, अरे अपॉन क्या, अरे अपॉन क्या, और दूसरे में क्या है बोलो, P माइनस P2 किस रेट से लिक्विड फ्लो होगा, अपॉन पाई R24 होगा कि नहीं होगा, और रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो ना बोलो इससे, अरे R1 प्लस R2 कर दोगे तो रिजल्टेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये सब बात मतलब हमें क्या मतलब करना ही नहीं था ये सब, अरे जानते हो ना कि ऐसा हो जाएगा भाई, क्योंकि क्या सेम रहेगा बोलो, करंट सेम रहेगा, तो पहली पाइप से वॉल्यूम फ्लो का रेट क्या होगा, P1 माइनस P अपॉन दिस, प्रेशर डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस, और इस पाइप से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस, और नेट फ्लो भी क्या होगा, P1 माइनस P2 अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। लेकिन करंट सेम रहेगा क्योंकि दोनों पाइप किस में हैं, अरे करंट सेम रहेगा क्योंकि दोनों ही पाइप किस में हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कोई दिक्कत क्या, अरे बोलो, ठीक। कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीवी बाई डी टी लिख दिया है ना, हाँ फ्लो तो वही है, डीवी बाई डी टी है मेरे लिए। अच्छा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होगा ना, तो हमको लिखने से उतना फायदा नहीं लग रहा। मुझे क्या बताना चाहिए तुम लोगों को, एग्जाम्पल बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रेशर डिफरेंस सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा, हाँ बोलो, ठीक है उतना, क्योंकि ये सारी बातें हम लोगों के बीच में हो गई है और अब उससे ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत फील नहीं हो रही है। कोई दिक्कत क्या, अरे बोलो, नहीं ना, चलो नो प्रॉब्लम। तो कुछ एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, बाकी फिर बाद में लिखूंगा, नहीं समझे, उसके बाद 8 एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट कर देता हूं, और अगले सेशन में इसके न्यूमेरिकल कराते हुए सरफेस टेंशन विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का लास्ट टॉपिक है, और फिर इलास्टिसिटी, फिर क्या, यहाँ 5 टॉपिक पे हमने बात की है। आने वाले 2-3 दिनों में हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करने जा रहे हैं, नहीं सरस्वती पूजा से पहले ही कर लेते हैं हम लोग वैसे, हाँ यदि उस तरह से मिल जाता हमें थोड़ा पहले वाला क्लास, थोड़ा लेट वाला क्लास मिल रहा है ना, 5 से 8, 5 से 8 वाला क्लास जा रहा है, 2 से 5 वाला मिलता या 3:30 से 6:30 वाला, तो यूं समझो कि अभी तक खत्म करके भेज चुके होते हैं अपन इसको, नहीं। अच्छा, प्रैक्टिस किए हो कुछ, अरे क्वेश्चन लगा रहे हो, कौन सा टेस्ट है अभी तुम लोगों का, तब क्वेश्चन लगाए हो SHM के, अरे कुछ प्रैक्टिस करके दे रहे हो ना टेस्ट कि नहीं दे रहे हो। और फाउंडेशन 1, 2, 3 तुम्हें बहुत मौका मिलने जा रहा है भाई, सिलेबस में भी बहुत डिफरेंस है, तो तुम क्या करो कि अब मतलब रिवाइज में आओ शुरू से, अरे किस में आओगे, और मॉड्यूल लगाओ, क्या लगाओगे, समझ रहे हो ना बात, अब रिवाइज करो और शुरू से मॉड्यूल लगाओ, यूनिट डायमेंशन एरर से, समझ रहे हो ना बात, और जिन चैप्टरों में तुम्हारी दिक्कत है उसको क्लियर भी करो, क्योंकि अभी यदि तुम अच्छा पढ़ लोगे तो यूं समझ लो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, समझ रहे हो बात, क्योंकि 12th को स्टार्ट होने में तो कितना भी स्टार्ट होगा तो टाइम है ना भाई, हाँ हाँ मतलब या तो जैसे होली के बाद स्टार्ट होगा, 29 है, तब तो बहुत डिले है होली, नहीं समझे, देख लेते हैं, लेकिन अभी दूसरे बैचों का तो सिलेबस ही बहुत पीछे है। हाँ हाँ तो बस काइनेमेटिक्स का जो है वो क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, एक बना दिया है मैंने, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स और एनएलएम के लिए तो देखो सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो तो शुरू से पता है कि उस टॉपिक पर थोड़ा सा काम करना होगा हमें, बहुत बच्चों का शुरू में ही मैसेज था, बहुत बाद में बीच में सभी बच्चे ऑलमोस्ट बोल ही चुके हैं, तो उसके लिए कहने की कोई बात नहीं है, वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। नहीं देखो भाई, चैट वैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ इस समय में, पहले बता देता हूँ, चैट जो है वो कब पढ़ूंगा मैं,
एक ब्रेक के बाद टेक ए ब्रेक फॉर 15 मिनट, और हम लोग 2-3 मिनट पहले ही 6:10 पे ही दे रहा हूं मैं ब्रेक, अरे 6:10 पे ही ब्रेक दे रहा हूं मैं, तो 5 मिनट पहले स्टार्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, समझ गए हो ना? 6:25 पे ही स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। कब स्टार्ट कर लेंगे? हाँ, समझ गए बात? थैंक यू ऑल, थैंक यू।